एवरी मंडे टू थर्सडे एट 2 PM। जी हाँ, 2 बजे से 3 बजे तक का ये साथ हुआ करता है, जिसमें कोशिश की जाती है कि कुछ सीखा जाए, कुछ सिखाया जाए, हम तक जो मालूमात पहुँचे वो आप तक पहुँचाई जाए। जो चीज़ें ऐसी हैं जो आप तक पहुँचाना, वो तमाम तर बातें जो बहुत अहम है, लेकिन कभी ना कभी कहीं ना कहीं हम उन्हें नज़रअंदाज कर रहे होते हैं, और वो तमाम तर चीज़ें उनको अपनी ज़िंदगी में शामिल करना ये कितना ज़रूरी है, ये तमाम तर गुफ्तगू, ये तमाम तर तज़किरा जो है वो चलता रहता है। और ये प्रोग्राम आप सुनते हैं, इसमें क्वेश्चंस किए जाते हैं, आपकी तरफ से जो भी सवालात होते हैं या जो भी आप लोग मौजू हमें भेजते हैं, लिख भेजते हैं कि इस मौजू पे बात होनी चाहिए, हमारी कोशिश रही है कि इस प्रोग्राम में उन तमाम तर हम जो टॉपिक्स हैं उनको लेके चलते हैं, और उसी से रिलेटेड कुछ मेहमानों को अपने प्रोग्राम में बुलाया करते हैं, मदऊ किया करते हैं, ताकि वो तमाम तर सवाल उनके सामने रखे जा सकें और उन तमाम सवालों के जवाब बड़ी जिम्मेदारी के साथ आप लोगों तक पहुंचाए जा सकें। प्रोग्राम में शामिल होते हैं आप लोग, मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं 0334 19 66 9 66 पे, यानी 0334 19 66 966 यह नंबर है जिस पे आप हमें मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे, व्हाट्सएप भेजिएगा। और इसके अलावा जनाब आप हमें ना सिर्फ सुन सकते हैं बल्कि देख भी सकते हैं, और इसके लिए करना क्या है, हमारे फेसबुक ऑफिशियल पेज पे जाना है, प्रोग्रेसिव पाकिस्तान लिखिए और उस पेज का हिस्सा भी बन जाइए, ज्वाइन कीजिए, लाइक कीजिए उस पेज को, और साथ ही साथ वहाँ ना सिर्फ आप हमें सुन सकते हैं बल्कि इस वक्त देख भी सकते हैं। वहाँ भी आपके जो भी सवाल होंगे उन्हें हम ज़रूर शामिल करेंगे। समीन, जैसा कि आप जानते हैं, इंसान ज़िंदगी के अमूर अंजाम देते हुए, तमाम तर अहम काम जो है वो अंजाम देते हुए, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें उनको गैर ज़रूरी समझ लेता है कि जिससे उसे फिर ज़िंदगी जीना बहुत मुश्किल लगने लगता है। बहुत सारी दुश्वारियां उसके सामने होती हैं, वो अपने रास्तों का आसान नहीं कर पाता। शायद वो लाख कोशिशें करता रहता हो, लाख कोशिशें कर भी रहा हो, लेकिन कहीं ना कुछ हर्डल्स होती हैं, कहीं ना कुछ रुकावटें ऐसी आ जाती हैं कि जहाँ फिर उसे किसी अच्छे रहनुमा की ज़रूरत पड़ती है, जिसे वो चाहता है कि अपनी ज़िंदगी में शामिल करे और वो उसे अच्छे से गाइड कर सके, उसे बता सके कि हाँ, तुम ये चीज़ अगर इस तरह से करते हो तो तुम्हारे लिए आसान होगा। ये तमाम चीज़ें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारा मौजू क्या है वो मैं आपको बता दूं कि जो इंसान अपनी सोचों के सफ़र के साथ साथ कुछ ऐसी बीमारियों को पाल लेता है कि जिसको वो उसका नज़रअंदाज करना उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल जो है वो पैदा कर सकता है। हम आज कोशिश करेंगे कि मेंटल हेल्थ के ऊपर हम बात करें। कुछ ऐसे इश्यूज़ होते हैं कि जिनको हम नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन आज हमारी कोशिश है कि हम इसमें डिस्कस करेंगे क्या हमें मसाइल का सामना होता है मेंटल हेल्थ के हवाले से, क्या इश्यूज़ हैं, क्या टाइप्स हैं इसकी, कौन सी बीमारियां हैं। जिस तरह के आप जानते हैं कि डिप्रेशन जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। अगर हम देखें ओवरऑल ममालिक की अगर हम बात करें तो डिप्रेशन जो है ये एक ऐसी बीमारी है जो इस तरह से पलती बढ़ रही है कि इसका इलाज नहीं किया जा रहा है। इसको या यूँ समझा जाता है कि शायद ये एक लाइलाज मर्ज़ है या इसका इलाज ज़रूरी नहीं है। बहुत सारी बीमारियां अब ऐसी भी हैं कि जिनको आप काउंसलिंग करते हुए आप जो है उसका हल मुमकिन बना पाते हैं। अगर वो प्रॉपरली उसको ट्रीट ना किया जा सके, कहीं ना कहीं आपको गाइड ज़रूर कर दिया जाता है, कहीं ना कहीं ऐसी राह ज़रूर दिखा दी जाती है जहां आप उस अपनी बीमारी से लड़ने के लिए तैयार ज़रूर हो जाते हैं। और ये तमाम तर हमारी मदद कौन करता है? वो तमाम तर साइकोलॉजिस्ट जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं, लेकिन हम कभी उस दरवाजे पे दस्तक नहीं देते, कभी वहाँ जाना ज़रूरी नहीं समझते। आज हम इस पे बात करेंगे, और मुझे ज्वाइन किया है, मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में नाजिश सुहेल। आप एक साइकोलॉजिस्ट हैं और इनसे हम बात करते हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि हमें कौन से ऐसे मसाइल हैं जो दरपेश रहते हैं और कौन से ऐसे मसाइल हैं कि जिनका हल जो है वो मुमकिन है, और बहुत सारे मसाइल ऐसे भी होंगे कि जिनका हल मुमकिन नहीं है। सबसे पहले मैं वेलकम करूँगा, बहुत शुक्रिया आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई। मुझे सबसे पहले तो ये बताइए कि साइकोलॉजी की तरफ कैसे आना हुआ? अभी अगर हम देखा जाए तो ये काफ़ी रुझान है, बहुत सारे लोग जो हैं वो इसी तरफ आना चाह रहे हैं। अच्छा, कुछ देखा देखी में जनाब जी वो कर रहा है, मेरी दोस्त अगर साइकोलॉजिस्ट बन सकती है तो मैं क्यों नहीं, कुछ ऐसा भी है। लेकिन बहुत सारे लोग इस वे में, इस कॉन्टेक्स्ट में कि मैं लोगों की खिदमत करूंगा, इंसानियत की खिदमत करूंगा, लोगों के जो मसाइल हैं जो उनके हल को मुमकिन बनाने की खातिर, सो हर इंसान अपनी एक सोच लिए कोई ना कोई फील्ड को जो है वो चूज़ करता है। आप क्यों और कैसे आई?
सबसे पहले तो आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपके शो का हिस्सा बन सकूं और लोगों को अवेयरनेस दे सकूं। और यहाँ पे बात की गई है कि मैं इस फील्ड में कैसे आई, तो यहाँ मैं आपको एक बात बताऊं कि जब मैंने इस फील्ड को चूज़ किया तो मैं नहीं जानती थी, ना ही मेरे किसी फैमिली मेम्बर ने, ना मेरे कोई कज़न्स, मेरे पीयर्स जिन्होंने इस फील्ड को चूज़ किया हो। सही है। तो मैं अपनी फैमिली में सिर्फ एक हूँ जो साइकोलॉजी की तरफ आई हूँ। उसकी वजह ये है कि इंसान सबसे पहले अपनी फैमिली, अपने रिलेशंस, उन चीज़ों पे फोकस करता है। तो जब मैंने देखा कि मतलब कि एक घर में रहते हुए अपनी फैमिलीज पे बहुत ज़्यादा इश्यूज चल रहे होते हैं, रिलेटिव्स में बहुत ज़्यादा इशू चल रहे होते हैं, और वो उनकी बातें टेंशन बहुत है, ये बात उन्होंने करनी ज़रूर है, लेकिन इस टेंशन से बचा कैसे जा सकता है, इस तरफ वो लोग आते ही नहीं थे। ठीक है, तो मैट्रिक किया, FA जब मेरा प्रोस्पेक्टस था, वहाँ पे सब नफ्सियात ये वो, और हमारे जो सामने मेरे जो नेबर थी वहाँ पे मेरी ये कापी हैं, तो वो उन्होंने साइकोलॉजी पढ़ी हुई थी। तो जब मैं उनके पास गई, इस तरह उन्होंने कहा हाँ नाजिश पढ़ लो, ये तो अच्छा है, तुम पढ़ो, अगर तुम चाहती हो कि तुम लोगों के इश्यूज को डील कर सको, लोगों को बता सको, कि उनको अंडरस्टैंड करवा सको कि किस तरह से वो अपने इशू से बाहर आ सकते, तो तुम ये चूज करो। देन मैंने किया, और करने के बाद फिर ये क्या कर रख लिया है, ये कैसे रख लिया, कैसे करोगी, बहुत कुछ सुनने को मिला, इसकी क्या क्या करोगी आगे जाके, लोगों को क्या समझाओगी, ये वो। लेकिन आज अगर मैं MS क्लिनिकल साइकोलॉजी की एक स्टूडेंट भी हूँ, तो इसमें मतलब कि अब तो लोग बहुत ज्यादा, वाह यार तुम्हें तो पता है, तुम मुझे बताओ मैं कैसे डील कर सकती हूँ, मेरा ये इशू चल रहा है, मेरा ये प्रॉब्लम चल रहा है कि हाँ, ये बिल्कुल प्रॉब्लम एक्चुअली ये है लोगों की कि लोग अभी तक इस चीज़ पे यकीन नहीं रख पाए कि जो साइकोलॉजिस्ट है वो किस तरह से बातों के जरिए से हमारे जो मसाइल है उसका हल जो है उसको मुमकिन बना पाएगा। लोग इस वजह से इसके ऊपर शायद यकीन नहीं करते। उसकी वजह ये है कि लोग आदी हो चुके हैं। हम नॉर्मली भी अगर बात करें, सर में दर्द है, पैनाडोल ले ली और खा के और सो गए, मतलब कि हम चाहते हैं कि हमें कोई मेडिसिन, कोई पिल्स मिले जिसको हम खाएंगे तो हम ठीक रह सकते हैं। ठीक है, लेकिन लोग ये जानते ही नहीं है कि अगर उनको किसी बात को, अगर वो गलत वे में जा रहे हैं, उनको एक राइट डायरेक्शन दी जाएगी, एक अच्छी गाइडलाइन प्रोवाइड की जाएगी, तो वो बहुत हद तक अपने मसाइल से डील कर सकते हैं। लेकिन नहीं, वही बात आ गई कि हम कुछ साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, वो हमें बातें करेगा हमारे साथ, हमारी सुनेगा और अपनी कुछ सुनाएगा कि हम किस तरह से कर सकते हैं, हमें कोई मेडिसिन तो नहीं देंगे ना, हमें ये नहीं करेंगे। इस वजह से ये रुझान जो है लोगों का काफी हद तक अब फिर भी बेहतर हो चुका है। लोगों को इतनी अवेयरनेस आ चुकी है कि किस तरह से वो इन चीज़ों से दूर हो सकते हैं। सही है, लेकिन अच्छा एक चीज़, ये सवाल कि अमूमन लास्ट टाइम भी पूछा गया कि साइकाइट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट में फ़र्क क्या है, ये बुनियादी फ़र्क जो है अभी तक लोगों पे वाज़ेह नहीं है। बिल्कुल, साइकोलॉजिस्ट ये होता है कि एक पर्सन है, मेरे पास आया है, उसने मैं उससे बात की है, उसके इश्यूज़ के बारे में पूछा है, तो वो जब मुझे बताएगा तो मैं जो होंगी उस वजह को पकड़ूंगी कि उसकी जड़ क्या है, उसके मसाइल की जड़ क्या है। लेकिन साइकेट्रिस्ट जो है, अगर वो बिल्कुल भी उसकी जो स्टेज है, मेंटली जो उसकी स्टेज है, वो बहुत ज्यादा क्रॉनिक स्टेज पे अगर जा चुकी है कि वो काउंसलिंग के साथ उसको जो गाइडलाइन प्रोवाइड की जा रही है उसके साथ वो मैनेज बहुत मुश्किल से कर रहा है, ठीक है, तो उसके लिए है कि मेडिसिन देना लाजमी हो जाता है, जिसमें शिज़ोफ्रेनिया के पेशेंट आ जाते हैं, हमारे पास साइकोटिक पेशेंट्स आ जाते हैं, तो उनमें थेरेपीज, कुछ टेक्निक्स जो होती हैं, वो उनके साथ साथ साइकेट्रिस्ट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इस फील्ड। बिल्कुल सही हो गया। और आज हम इसी चीज़ पे बुनियादी कुछ ऐसे सवालात हैं कि जिसकी तरफ लोगों की तवज्जो भी दिलाएंगे। डिप्रेशन जो है इसको कैसे समझा जाए, क्योंकि लोगों को ये होता है कि वक्ती तौर पे अगर मैं किसी चीज़ को लेके बहुत परेशान हूँ, टेंशन ले रहा हूँ, तो वो वक्ती जो टेंशन है लोग उसे भी डिप्रेशन समझ लेते हैं। तो डिप्रेशन की कोई एक मुद्दत होगी, कोई एक हद होगी कि इसके बाद जो है आप एक इस फेज़ की तरफ जाते हैं या डिप्रेशन का आप शिकार होते हैं, तो तब जाके आपको इसकी मेडिकेशन की तरफ या काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल, कोई भी अगर लाइफ में कोई भी आपके साथ इशू चल रहा होता है, उसका एक टाइम पीरियड होता है। अगर वो पीरियड जो है वो शॉर्ट है,
तो ये हम कह सकते हैं ये नॉर्मल हमारी टेंशन है या फिर ये स्ट्रेस है। लेकिन अगर वो ही चीज़ें बार बार बहुत लॉन्ग लास्टिंग वे तक चली जाती हैं तो हम कह सकते हैं कि ये डिप्रेशन है। और डिप्रेशन की मेन जो सिम्टम्स होते हैं कि इसमें जो पेशेंट होते हैं उसको सुसाइडल आइडिएशन आते हैं। अच्छा। मतलब उससे होता है कि मैं जिंदा रहना ही नहीं है, मैंने मरना है, ठीक है। सुसाइडल अटेम्प्ट करना वो शुरू कर देता है। और उसमें ना उम्मीदी की बातें बहुत होती है कि अगर हम उसे समझा भी रहे होंगे ना कि सब ठीक हो जाएगा, वो इसी बात पे रहता है कि कुछ भी ठीक नहीं होगा। मतलब कि पर्सन में ना उम्मीदी बहुत हद तक आ जाती है। ठीक हो गया। और मेन बात इसमें सुसाइडल आइडिएशन और सुसाइडल अटेम्प्ट जरूर आता है डिप्रेशन के पेशेंट। अच्छा, मेंटल डिजीजेज जो है इनका थोड़ा सा अगर हम जिक्र करें तो ये क्या है डिजीजेज और किस तरह से पता चले कि हम किसी दिमागी बीमारी का जो है वो शिकार हो चुके हैं और हमारे लिए जो है वो अब इसका इलाज जो बहुत ज़रूरी हो गया। सबसे पहले तो जब हम मेंटली तौर पे डिस्टर्ब होते हैं तो उसमें जो 3 चीज़ें आती हैं जो हमें अफेक्ट करती हैं, वो इंसान की फीलिंग्स, उसके मूड और उसका बिहेवियर। ठीक है। जब ये तीनों चीज़ें अफेक्ट होंगी तो ऑब्वियसली कि हमारे माइंड में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। अगर हम उन प्रॉब्लम्स को उसी वक्त पकड़ लेंगे तो ये बेहतर होगा। ठीक है। लेकिन अगर यही प्रॉब्लम्स हम इनको इग्नोर करते जाएंगे या जो इशू आ रहा है, जो भी प्रॉब्लम है, हम उसके बारे में सोचते रहेंगे तो ये सोचें तो एक तो हमारे माइंड में पुख्ता हो जाएंगे कि हम इनको बाहर ही नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए टाइम के साथ साथ इन चीज़ों पे कवर करना, इन चीज़ों को क्योर करना, इन सिम्टम्स को ख़त्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, उन लोगों के लिए जो अक्सर ये एक मिथ कायम हो चुकी है, मुझे लगता है कि जब भी कहा जाता है कि मैं एक साइकोलॉजिस्ट या एक साइकाइट्रिस्ट के पास जा रहा हूँ, मुझे चाहिए कि मैं विज़िट कर लूँ, क्लिनिक विज़िट करना चाहिए, मेरे साथ कुछ मसाइल हैं, तो लोग ये कहने लगते हैं आर यू मैड, क्या तुम पागल हो गए हो, ये तो उन लोगों के लिए जो अब नॉर्मल हैं शायद उनको विजिट करना चाहिए, उन लोगों के लिए बिल्कुल इसी तरह मैं तो कहती हूँ कि आजकल एक नॉर्मल इंसान को भी साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। वो ऐसे कि अगर एक स्टूडेंट है उसको काउंसलिंग की ज़रूरत है कि उसका जिस चीज़ में इंटरेस्ट होगा, जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होगा, वो किस तरह से उसे पता चलेगा और वो किस तरह से चूज़ कर सकता है बिल्कुल राइट सब्जेक्ट जो उसके इंटरेस्ट के मुताबिक है। देन ही वो आगे उसी सब्जेक्ट को लेकर प्रोफेशनल लाइफ में एक बेहतर काम कर सकता है। बिल्कुल उसी तरह अगर हम रिलेशंस की बात करें तो काउंसलिंग के जरिए बताया जा सकता है, साइकोलॉजिस्ट गाइड कर सकते हैं कि वो अपने रिलेशन को किस तरह से मेंटेन रख सकते हैं। बिल्कुल सही। तो ये बिल्कुल आपकी बात, बिल्कुल मैं इस बात से 100% एग्री करती हूँ कि लोग यही कहते हैं कि तुम पागल हो गए हो जो साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हो, पर ये बहुत गलत है क्योंकि आजकल पागल नहीं बल्कि एक नॉर्मल इंसान को भी साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है। अच्छा, ये आपको वैसे क्या वजह नज़र आती है डिप्रेशन, एंजाइटी का इंक्रीज़ होते जाना? ओवरऑल अगर हम बात करें ग्लोबल फिगर के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो डिप्रेशन जो है ये काफ़ी हद तक इंक्रीज़ होता जा रहा है। बिल्कुल इसी तरह। क्या वजूहात है इसकी वजह? अगर हम रिसेंट बात करें तो ये कोविड ने मेरे ख्याल से पूरी पॉपुलेशन में से हाफ को ना उसने डिप्रेशन का पेशेंट बना दिया। एक तो कोविड है, उसके बाद लॉकडाउन, उसके बाद कोई काम, स्कूल, कॉलेज, हर चीज बंद थी। मतलब कि इंसान जो था वो घर में स्टक होके रह गया था, ना वो बाहर जा सकता था, ना वो घर में रह के क्या कर लेता, ज्यादा से ज्यादा मोबाइल यूज, गेम्स, मतलब कि फजूल की एक्टिविटीज में उसने खुद को इन्वॉल्व किया हुआ था। बिल्कुल। और अगर हम बात करें कि हमारी सोसाइटी में हम ये नहीं कह सकते बहुत ज्यादा लोग अपर क्लास है। अगर हम मिडिल क्लास और लोअर क्लास की बात करें तो उन बेचारों का तो बहुत ही बुरा हाल था इन पिछले दिनों में, क्योंकि फादर वो बच्चे घर पे थे जो कि जॉबियंस हैं, ऑब्वियसली सब कुछ बंद था, तो जो उनको जहां से उनकी इनकम आनी थी, जिससे घर का पूरा सर्किट चलना था, इन सब चीजों ने, ये सब फैक्टर हैं जिसने इंसान को डिप्रेशन का पेशेंट बना दिया। अगर हम ये रिसेंट बात करें, वैसे घर में बहुत ज़्यादा इश्यूज हो जाते हैं, किसी लव वन की डेथ हो जाती है, माइग्रेशन करना पड़ जाता है, जॉब में लॉस हो जाता है, बिजनेस में लॉस हो जाता है, स्टडी में लॉस हो जाता है, फेल हो गए, कोई वजह हो गई है, तो ये सब चीज़ें जो है ये डिप्रेशन की वजह बन सकती हैं उस वक्त जब हम इसको स्टार्टिंग से ही क्योर ना करें। अच्छा, वैसे लोग जो है पता है क्या वो रिलेट कर देते हैं कि जो लोअर क्लास है ना, अगर हम क्लासेस की बात करें, मुझे लगता है कि सबको इफेक्ट करता है ये स्ट्रेस जो है। लोगों को लगता है कि वो तमाम अपर क्लास जो है उनके पास चूँकि सहूलियात उनको मुयसर हैं और हर चीज़ उनके पास मौजूद है,
इसलिए उनके लिए वो ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेते, शायद वो डिप्रेशन का शिकार नहीं होते। लेकिन मेरा ये शायद मुझे ऐसा लगता है कि हर क्लास को मुतासिर करता होगा। बिल्कुल इसी तरह मेरे ख्याल से जो अपर क्लास है उनको ज्यादा मुतासिर करता है। अच्छा, वो कैसे? क्योंकि लोअर क्लास जो है ना, उनको पता है कि हम स्टार्ट से यही सब देखते आ रहे हैं। एक बच्चा अगर शुरू पैदाइश से ही अपनी वो गरीबी देखता आ रहा है तो उसको पता है कि ये है हमारे पास। लेकिन अगर हम अपर क्लास की बात करें कि जिस तरह सब कुछ लॉकडाउन था, सब कुछ बंद था, तो उनका बिजनेस किस तरह से अफेक्ट कर रहा था वो ज्यादा फील कर रहे थे, क्योंकि उनको इनकम हर चीज आ रही थी, हर फैसिलिटीज प्रोवाइड थी उनके घर में। लेकिन ये लॉकडाउन इस तरह के कुछ इश्यूज हो गए जिसकी वजह से आपने देखा भी होगा कि मेड्स जो है उनको भी निकाल दिया गया था घर से। तो जो अपर क्लास है वो तो मेड्स के बगैर रह ही नहीं सकते। इसी तरह ना, तो उनको इस तरह से थोड़ी छोटी जो चीजें हैं ये इंसान की टेंशन के बाद वो डिप्रेशन में चली जाती है। लेकिन लोअर क्लास को तो पता होता है हम ऐसे ही हैं, अगर ये सब कुछ हो भी गया तो हमारे पास पहला कौन सा सब कुछ था। बिल्कुल सही है। अच्छा, मेंटल डिसऑर्डर्स जो है इनका थोड़ा जिक्र कीजिएगा कि कैसे होते हैं, कैसे पता चलता है और क्या इसमें टाइप्स हैं इसकी। मेंटल डिसऑर्डर, मेंटल हेल्थ जो हमारी होती है, अगर वो पुअर मेंटल हेल्थ में चली जाए, मतलब कि वो अफेक्ट करती है जब हमारे माइंड को, हमारी थिंकिंग, हमारे मूड, हमारे बिहेवियर को। ठीक है। तो ये जो है आहिस्ता आहिस्ता पुअर मेंटल हेल्थ, देन ये मेंटल इलनेस बन जाती है। ठीक है। और मेंटल इलनेस ही मेंटल डिसऑर्डर है, जिसमें डिप्रेशन आ जाता है, एंग्जाइटी आ जाती है, और भी बहुत से पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, साइकोटिक डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। इसके बाद ये सारे डिसऑर्डर ना सिर्फ हमारे माइंड को बल्कि हमारी फिजिकल हेल्थ को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर देते हैं। ठीक है। क्योंकि जितनी ज्यादा हम लोग सोचेंगे उससे हमारे ब्लड प्रेशर में प्रॉब्लम होगी, बीपी हाई हो जाते हैं ज्यादा सोचने के साथ। ठीक है। उसके अलावा हार्ट अटैक के प्रॉब्लम्स आते हैं। कि जो मेंटल हेल्थ है और फिजिकल हेल्थ, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है एक दूसरे के लिए। हम ये नहीं कह सकते मेंटल हेल्थ है तो ठीक है, फिजिकल हेल्थ है तो ठीक है। आजकल लोग फोकस करते हैं फिजिकल हेल्थ की तरफ कि हम फिजिकल फिटनेस है हम में या फिर नहीं है। वो ये नहीं देखते कि वो फिजिकल हेल्थ पे फोकस करते करते अपनी मेंटल हेल्थ को स्पॉइल कर रहे हैं बिल्कुल। ऐसे ही है। तो मैं तो यही कहूंगी कि ये दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। फिजिकल हेल्थ जो है ना, उसके लिए आपको पता चलता रहता है, आपको आइडिया होता है, तो आप उसके सोल्यूशन की तरफ भी जाते हैं, उसको ट्रीट भी करते हैं। लेकिन जो मेंटल हेल्थ है, लोगों के मुताबिक वो उस चीज़ को बिल्कुल माइनर सा लेते हैं। जिस तरह हमने बताया कि डिप्रेशन जो है इसको लाइलाज समझा जाता है, शायद लोगों को लगता है कि इसका इलाज नहीं है, हालांकि आप काउंसलिंग से, और ऐसा भी होता होगा जिस तरह हम काउंसलिंग थेरेपीज हैं जो डिप्रेशन का क्योर करती हैं, डिप्रेशन के लिए बेहतर हैं। ठीक है। जो कि बेनिफिट, यानी अगर आपके अंदर कुछ ऐसे मसाइल आप को लेके आप उनसे एक जंग लड़ रहे हैं, आप उनको सोच रहे हैं बार बार, आप परेशान हैं उन तमाम चीज़ों को लेके, तो अगर आप किसी इंसान के साथ बात करते हैं, हम जिस तरह एक साइकोलॉजिस्ट है वो तो एक काउंसलिंग से ही पेशेंट जो है उनको ट्रीट कर रहा है, उनको ठीक कर रहा है। क्या इसका मतलब तो ये हुआ कि हम जब हमें ऐसे मसाइल जब घेर लेते हैं तो हम अगर किसी के साथ बात करते हैं तो काफ़ी हद तक मसाइल जो हल हो जाते हैं, हमारी टेंशन जो वो कम हो जाती है? इसमें पता क्या फ़र्क है, एक पर्सन जो है अगर वो टेंशन चल रही है, घर में कोई टेंशन है जी, फॉर एग्जांपल आप लगा ले बिजनेस में लॉस हो गया, हम लोग अपने कोलीग से बात करेंगे, अगर हस्बैंड है वो अपनी वाइफ से, अपनी मदर से बात करेगा, ठीक है ना, कि मामा ये हुआ, या वाइफ से ये ऐसे हुआ, ठीक है ना, और वो जैसे बात बताएंगे, उनका और साइकोलॉजिस्ट का डिफरेंस ये कि साइकोलॉजिस्ट है उनका एक तरीका होता है कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप उन्होंने बात करनी है। लोगों से हम लोग बात करते हैं ना, तो वो लोग हमें अलग ही बात एक बता रहे होते हैं जो कि एक नई टेंशन की वजह बन जाती है, हमारे माइंड में एक नई चीज ऐड कर देते हैं वो लोग कि हम कहते हैं कि हमने इसके बारे में क्यों नहीं सोचा, ये भी तो हुआ है हमारे साथ। लेकिन साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो स्टेप बाय स्टेप पर्सन को डील करते हैं उनके इश्यूज के अकॉर्डिंग। बिल्कुल सही है। वेल जी, आप सुन रहे हैं प्रोग्रेसिव पाकिस्तान, मैं हूं आतिफ खान। प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आप मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं 0334 19 66 966, ये नंबर है, यानी 0334 1966 966। इसके अलावा जनाब आप हमें फेसबुक ऑफिशियल पेज पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, प्रोग्रेसिव पाकिस्तान लिख के सर्च कीजिए और वहाँ भी हिस्सा बन जाइए, वहाँ भी आप जो लिंक भेजेंगे उसे भी ज़रूर शामिल करेंगे। साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल पे भी इस वक्त हमें सुन सकते हैं। जी हाँ, आप यूट्यूब पे जाके वेव FM 96.6 लिख के सर्च कीजिए और यूट्यूब पे भी हमारा हिस्सा बन जाइए। आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारा साथ दे रहे हैं, जिनके मैसेजेस पहुँचे हम तक मौसूल हो चुके हैं। आप तमाम के मैसेजेस जो ज़रूर शामिल करेंगे, जो भी सवालात होंगे उन्हें ज़रूर शामिल करेंगे। अच्छा, मुझे ये बताइए नाज़िश के बच्चे जो हैं आजकल वीडियो गेम्स जो हैं इसके रुझान में जब वो चले जाते हैं, मुख्तलिफ गेम्स जो आपकी नज़र से भी गुजरी होंगी,
इतना एक्सट्रीम लेवल पे चले जाते हैं कि सुसाइड जो अटैम्प्ट करने पे आ जाते हैं। जिस तरह बेशुमार गेम्स के लिए आवाज़ उठाएगी कि इस पे पाबंदी लगनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि गेम से बढ़ के पहले आप अपने बच्चों की या ओवरऑल हमारी एज अ कॉम एज अ नेशन जो है वो काउंसलिंग की ज़रूरत है हमें। बिल्कुल। बच्चा जो होता है, हम बच्चे को जो सिखाते हैं ना, बच्चा वो फ़ौरन से पिक कर लेता है। अगर हम नॉर्मली भी देखें, हमारे घर में जो बच्चे होते हैं, हम जो कर रहे होते हैं वो फ़ौरन से पिक करके, जिस तरह हम बोलते हैं वो फ़ौरन से वो वर्ड पिक करते हैं। अगर हमने गलत भी बोला तो वो कहते हैं मम्मा ने ऐसे बोला था तो हम बोल रहे हैं। उन्हें नहीं पता होता कि ये ठीक है या गलत है। तो इसमें बहुत अहम रोल होता है हमारी फैमिली का, हमारे इन्वायरमेंट का। अगर घर में एक टीवी की स्क्रीन पर ड्रामास चल रहे हैं, मूवीज चल रही हैं, सॉन्ग्स चल रहे हैं, तो ऑब्वियसली बच्चा वो सब पिक करेगा। लेकिन अगर ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें तो अगर उस जगह पे चल रहा है, नाच चल रही है, ठीक है, तिलावत है कुरान पाक की, तो ऑब्वियसली ये भी बच्चे पे बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। ठीक है। तो अगर ये तो बच्चे अब जब पैदा हुआ था तो उसके हाथ में फोन तो नहीं था, मम्मा ने पकड़ाया फोन, बाबा ने पकड़ाया फोन। तो जो हम बच्चे को पकड़ाएंगे, कार्टून देख रहा है बच्चा, कार्टून्स के साथ साथ आगे आगे वो फिर मूवीज की तरफ, गेम्स की तरफ बहुत कुछ निकल आता है आजकल तो यूट्यूब पे। तो ये सब अपने हाथ में होता है कि हमने बच्चे को क्या प्रोवाइड करना है, कुछ अच्छा देना है या कुछ बुरा देना है। सही है। अच्छा, इसमें ये भी बताइएगा कि अब हम उन लोगों के लिए तो बात कर ही रहे हैं कि जिनके साथ जो भी ऐसे मेंटल हेल्थ इश्यूज जो फेस कर रहे हैं, मेंटल हेल्थ इशू जो फेस कर रहा है उससे हट के अगर कोई दूसरा इंसान, या फॉर एग्जांपल अगर मैं खुदा न खासा ऐसे कोई इश्यूज जो है वो फेस कर रहा हूँ, तो मुझे शायद उस तरह से मैं उसको संजीदा नहीं ले रहा। मेरे साथ वाले लोग जो मेरे खैर ख्वाह हैं, जो चाहते हैं कि मेरे लिए बेहतरी वो कुछ ना कुछ पैदा कर सकें, उन तमाम लोगों को कैसे पता चले? फॉर एग्जांपल मेरे पेरेंट्स हैं, उनको कैसे पता चले कि मैं मेंटल हेल्थ इश्यूज जो है उसका सामना है मुझे, मैं फेस कर रहा हूँ, ताकि वो मुझे एक अच्छी राह पे ला सकें? देखिए, अगर आप घर पे हैं अपने, कोई आपको बुला रहा है, ठीक है, आपकी सिस्टर, आपके ब्रदर, आपके घर वाले, तो आप उनको कोई खास रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे। मतलब कि खुद एक कमरे में एक कॉर्नर पे लगकर बैठे हुए हैं और सोचते चले जा रहे हैं कोई भी ऐसी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन के बारे में जो आपकी लाइफ में अराइज हुई है, उसके बारे में सोचते चले जा रहे हैं। उससे आपकी फीलिंग्स जो है वो ऑब्वियसली सैडनेस की होगी। ठीक है, कि आप बहुत ज्यादा उदास होंगे, आप बहुत ज्यादा उदास होंगे, आपकी स्लीप अफेक्ट करती है, आपकी ईट अफेक्ट करती है, आपका बिहेवियर अफेक्ट करता है। कि अगर आपको मम्मा ने कहा भी है ना कि नहीं चलो कुछ नहीं होता, हम कर लेंगे, हो जाएगा, ठीक है, तो आप उनके साथ जिस तरह बात करेंगे वो जो वे है बहुत ज्यादा गलत होगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली इससे हमारे रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं। बिल्कुल सही। तो मेंटल हेल्थ जब हमारी डिस्टर्ब होती है तो उसमें ये तीन चीजें जरूर अफेक्ट करती है, हमारा मूड, हमारे फीलिंग्स और हमारे बिहेवियर। हम कम्युनिटी में कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे होते, हम जिस काम पे जो हमारा गोल होता है हम उसको अचीव नहीं कर पा रहे होते। ठीक है, अगर हम एक स्टूडेंट की बात करें तो वो अपनी स्टडी में बेहतर परफॉर्म नहीं कर पा रहा होगा, वो क्लासरूम में बैठा जरूर है, फिजिकल जरूर है मौजूद, लेकिन मेंटल उसका वहां पे है नहीं, मेंटली वो वहां पे मौजूद नहीं है। उसकी परफॉर्मेंस इफेक्ट करेगी कि अगर वो फर्स्ट आता था तो अपनी इस मेंटल हेल्थ की, पुअर मेंटल हेल्थ की वजह से वो फेल भी हो सकता है। यानी आप जो है, आपकी अटेंशन जो है इससे काफ़ी हद तक जो आपको आइडिया हो जाता है, आपके एक्सप्रेशन, इम्प्रेशंस, ये सारी चीज़ें जो बात मैटर करती हैं, और इससे काफ़ी हद तक आपको आइडिया होने लगेगा, या बिहेवियर जैसे जैसे चेंज होने लगे, आपको लगे कि आप जिस तरह से पहले आपके साथ बिहेव किया जा रहा है, जिस तरह आपको पहले ट्रीट किया जा रहा था, अब वैसा कुछ नहीं है। वैसे भी ये होता है आम रूटीन में भी, अगर आपने ये चीज़ देखी हो कि वो लोग जिनके साथ रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप मिलते हैं और आप बहुत अच्छे से जानते हैं उन्हें, अगर वो कभी परेशान होते हैं तो हम उनसे पूछ रहे होते हैं आज तुम्हारा मूड कुछ बेहतर नहीं लग रहा, आज थोड़े उदास लग रहे हो, या कोई परेशानी है तुम्हें। सो काफ़ी हद तक जो है उसके फेस एक्सप्रेशन से जो हमें आइडिया हो रहा होता है, तो उससे हम जज कर पाते हैं और उसे कोई ना कोई सलाह, कोई ना कोई मशवरा, या कोशिश की जाती है कि उसकी जो भी परेशानियों से वो लड़ रहा है वो तमाम तर परेशानियां हम जान पाएँ, ताकि उसका हल जो है उसको मुमकिन बनाया जा सके। अच्छा, ये तमाम तर तो मसाइल हो गए, अब हम आते हैं इनके हल की तरफ। कि मुझे ये बताइए कि वो लोग जो ऐसे मसाइल जो है वो काफ़ी अरसे से, अगर फॉर एग्जांपल ये बात अब जिस तरह आपने कहा कि डिप्रेशन जो है एक परेशानी जो एक लंबे अरसे तक चले, वो डिप्रेशन की शक्ल इख्तियार कर लेती है,
उसका हल जो है वो क्या है, उसको किस तरह से उस डिप्रेशन से बाहर लाया जाए और रूटीन लाइफ जो है उसकी स्टार्ट हो जाए। बहुत सारे लोग दिल बर्दाश्ता हुए अपने कारोबार को लेके, बहुत सारे लोग स्टडी को लेके हो जाते हैं, बहुत सारे लोग ख़ास तौर पे हमारे यहाँ तो ये चीज़ मेरा ख्याल है कि नेगेटिविटी की वजह से ये ज़्यादा चीज़ जो है पैदा होना शुरू हो जाती है। आप स्ट्रेस लेते हैं, आप परेशान होते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं इस चीज़ को लेके कि एक मेरी ही उम्र का लड़का, एक मेरी ही उम्र का इंसान जो आज मुझसे आगे निकल गया, हालांकि मेरी कोशिशें काविशें उससे ज़्यादा थी, जो हमें लग रहा होता है कि शायद मैंने उससे ज़्यादा मेहनत की, लेकिन वो एक मास्टरमाइंड था, उसको पता था मैंने किस तरह से, उसके पास शायद ज़िंदगी की कुछ तजुर्बात हो। तो हम नेगेटिविटी की वजह से ये सारे मसाइल मुझे लगता है कि शायद जन्म पा रहे हैं। हम जब किसी को आगे जाता देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम बहुत परेशान रहना शुरू हो जाते हैं, ये कैसे हो गया, ये मुमकिन कैसे हुआ, मैं भी ये कोशिश करता रहा लेकिन मैं ना कर पाया। आप क्या कहती हैं कि ऐसे मसाइल जब होते हैं और जब आप डिप्रेशन का शिकार होते हैं, एंग्जाइटी और ये तमाम तर मसाइल जो भी आपको जिनका भी सामना होता है, इसको कैसे जो है वो कम किया जाए और ज़िंदगी को अपनी उसी रूटीन पे कैसे लाया जाए? इंसान की जो थॉट्स होती हैं ना, जिस तरह आपने बात की नेगेटिव थॉट्स, वो सोचना शुरू कर देता है कि मेरे इस दोस्त ने ये सब कर लिया, मुझसे क्यों नहीं हुआ, मैं क्यों नहीं कर पाई, अगर मैंने किया है तो फिर मैंने अचीव क्यों नहीं किया। ठीक है, तो इसमें बात होती है कि हमारे जो माइंड में जो सब चल रहा होता है ना, बेसिकली ये इल्यूजन्स होते हैं हमारे, कि मैं क्यों नहीं कर पाई। ये क्यों का जो वर्ड होता है ना, ये तो इंसान को वैसे इसका बेड़ा गर्क कर देता है कि इंसान सब कुछ कर सकता है। अल्लाह ताला ने तो इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है, ऐसी मखलूक इसकी बराबरी में कोई दूसरी मखलूक है ही नहीं है। ठीक है ना, तो इंसान जो कुछ सोचता है ना, अपने माइंड में जो उसकी थॉट्स आती रहती हैं, वो सारी तो इल्यूजन्स होते हैं, उसके बिलीव्स होते हैं। इंसान को चाहिए कि अगर वो कुछ करना चाहता है तो वो फोकस करे रियलिटी पे, कि आया कि जो चीजें वो देख रहा है और जो कुछ वो सुन रहा है, इन दोनों पे फोकस करेगा, देन ही वो कुछ अपनी लाइफ में अचीव कर पाएगा, या फिर अपनी टेंशन, अपने स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकता है। अपने आप को वक्त उसे देना चाहिए, टेक योरसेल्फ, उसे पता होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, या अगर मैं ये अचीव नहीं कर पाया तो इसमें कौन सी मिस्टेक मुझसे हुई है। ठीक है, ताकि मैं आइंदा वो ना कर पाऊंगी। उसे लर्न करना चाहिए। इंसान खुद सिर्फ सीख सकता है, कोई दूसरा अगर, जब तक इंसान खुद नहीं चाहता, कोई दूसरा उसे नहीं सिखा सकता। अगर मैं चाहूंगी कि मैंने सीखना है तो मैं सीखूंगी, वरना मेरे पास आके कोई बड़े से बड़े स्कॉलर्स भी बैठ जाए, अगर मेरा मूड ही नहीं है सीखने का, मैं चाहती नहीं हूँ, तो वो मुझे जितना भी अच्छी सी अच्छी बात क्यों ना सिखाने की कोशिश करें, मैं नहीं सीख पाऊंगी। तो इसके लिए जरूरी है कि इंसान को सबसे पहले अपना आप ठीक करना है। बिल्कुल सही है कि अगर इस तरह गलत हो रहा है, इस तरह की प्रॉब्लम्स आई है, तो आया कि क्यों आई है, उसकी सबसे पहले रूट को पकड़ना है। अगर हम रूट पकड़ेंगे तो प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली हमें पता चल जाएगी और ख़त्म भी हो जाएगी। बिल्कुल सही है कि, और ख़ास तौर पे ये जब एक्सपेक्टेशंस जो हैं आप लगा लेते हैं किसी भी चीज़ को लेके, और एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती हैं, जब आप उस तक नहीं पहुंच पाते तो फिर ऐसे तमाम तर चीज़ें जो हैं वो जन्म लेने लगती हैं, और हमें लगता है कि शायद मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं शायद इस चीज़ के लिए अहल नहीं हूँ। और कहीं कहीं तो ये सिचुएशन भी देखने को मिलती है कि लोग मान लेते हैं अहल नहीं हूँ, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो वाकई में कुछ काम उनके करने के नहीं होते, लेकिन उसके बावजूद वो समझ रहे होते हैं कि हम जितनी अहलियत रखते हैं कोई दूसरा उतनी अहलियत नहीं रखता, उतनी समझबूझ नहीं रखता, जिस तरह से मैं इन चीज़ों को निभा सकता हूँ वैसे कोई दूसरा नहीं कर पाएगा। ये एक ऐसी सोचों का एक ऐसा सफ़र होता है जो आपको इस तरफ ले आता है कि फिर आपको बहुत सारे दिमागी मसाइल जो हैं उनका सामना करना पड़ता है, और उसके हल के लिए फिर हमें बहुत सारे जतन करना पड़ते हैं। हमें साइकोलॉजिस्ट जो है उसकी ज़रूरत पड़ती है, हमें साइकाइट्रिस्ट जो है उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो ये इन चीज़ों से बचने के लिए भी आप कोशिश कीजिए कि आप अपनी मेंटल हेल्थ जो है उसका ख्याल रखें, और उसके लिए क्या है कि आप सोचों को महदूद रखें। ठीक है, जो कर रहे हैं उसको अच्छा करने की कोशिश करें, कर लेने के बाद क्या करना है ये बात का मामला है। हम क्या है कि हम कुछ करते हुए कुछ नया करने की, कुछ आगे का करने की सोच रहे होते हैं, लेकिन जो हम कर रहे हैं उसमें फिर इस वजह से हम 100% नहीं दे पाते। सो कोशिश कीजिए कि अपने काम जो हैं उनको दिल से करें, और बाकी के काम जब वक्त आए तब उनको निभाने की कोशिश करें और उनको अंजाम देने की कोशिश करें। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कैसे पता चलेगा किसी पेशेंट को कि उसे साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है या साइकाइट्रिस्ट की? एक पेशेंट जो है, फॉर एग्जांपल हमें कुछ ऐसे लोग सुन रहे हैं और उन्हें पता नहीं है कि उन्हें ऐसे मसाइल का सामना है, तो मुझे जाना किसके पास है? इसमें बात आती है हमारी जो मेंटल हेल्थ है,
वो किस हद तक अफेक्टिव हुई है। ठीक है। कि कोई भी सिचुएशन अगर आई है किसी भी रीज़न की वजह से, हमारी मेंटल हेल्थ का लेवल जो है वो किस हद तक उसने हमारी मेंटेलिटी को ख़राब किया है। वो क्रॉनिक है, अक्यूट है या फिर नहीं है। अगर वो क्रॉनिक में जाएगी, मतलब कि अगर बहुत ज़्यादा स्वेयर हो जाती है तो पर्सन जो है वो रियलिटी से बिल्कुल कट ऑफ हो जाता है। ठीक है। उसके आसपास क्या हो रहा है उससे नहीं पता होता। उसके वो कहता है कि मतलब कि वो रियलिटी में मौजूद होकर भी मौजूद नहीं होता। कोई चीज़ कोई उसको टच कर रहा है उसको पता नहीं चल रहा होता। ठीक है, तो ये उसकी पुअर मेंटल हेल्थ की बहुत क्रॉनिक स्टेज आती है, बहुत अप स्टेज आती है। इसमें इंसान को साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत होती है। ठीक है, कि उसको मेडिकेशन के बगैर उसका इलाज मुमकिन नहीं है। और साइकोलॉजिस्ट जो उसके पास आके उसके कौन से ऐसे मसाइल हैं जिसको आप काउंसलिंग से हल कर लेते हैं? ये बात वैसे सोचने की है, लोगों को अभी भी ये शायद क्लियर ना होता हो कि आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, आप अपने मसले बताते हैं और वो सिर्फ बातों से आपके मसाइल का हल जो है उसको तलाश कर लेते हैं। वो बातों से आपके मसाइल का हल ज़रूर तलाश करते हैं, लेकिन इन अ गुड वे में, एक अच्छे वे में करते हैं और स्टेप बाय स्टेप करते हैं। उन्हें पता होता है कि इस वक्त आपके साथ कौन सी बात करनी है। मतलब कि अगर फर्स्ट सेशन है, फर्स्ट सेशन में नहीं आपको कह देना कि आपके साथ ये हुआ है, ठीक है, और ये आप कर लें। नहीं, सेशन बाय सेशन जिस तरह डे गुजरते जाते हैं, पर्सन की इम्प्रूवमेंट देखकर उनको बताया जाता है, उनको अंडरस्टैंड करवाया जाता है कि आपने जो थिंकिंग होती है ना, ओवर थिंकिंग, सबसे पहले तो वो स्टॉप करनी चाहिए। वो इस तरह से भी स्टॉप नहीं, ओवर थिंकिंग हम ये नहीं कह सकते कि गलत होती है। अगर वो थिंकिंग अच्छी है तो हम कह सकते हैं कि हमें सोचना चाहिए। ऑब्वियसली जब हम लोग कुछ सोचेंगे नहीं तो कुछ कर भी नहीं पाएंगे। लेकिन अगर हम लोग किसी गलत वे में सोच रहे हैं, रॉन्ग डायरेक्शंस पे जा रहे हैं, तो ये इसको स्टॉप करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस वजह से अच्छी सोच और अच्छी थिंकिंग होनी चाहिए, तो ये ही हमारे टेंशन को, हमारे स्ट्रेस को बहुत कम कर देता है। बहुत कम करेगी। अच्छा, एक लिसनर है रोफिया जाहिद, और ये कहती हैं, सलाम लिख भेजा, वालेकुम अस्सलाम, कहती हैं व्हाट इज़ पर्सनालिटी डिसऑर्डर? कि जिसमें इंसान की जो पर्सनैलिटी है वो इफेक्ट कर रही होती है। पर्सनैलिटी इस तरह अफेक्ट करती है कि वो मल्टीपल पर्सनैलिटीज उसमें आ जाती हैं कि मतलब कि वो किस तरह से बिहेव कर सकता है उसको यही नहीं पता होता। कि मतलब कि एक पर्सन है, मतलब कि घर में उसका क्या वो पर्सनैलिटी अपनी शो करे, दूसरों के सामने किस तरह अपनी पर्सनैलिटी शो कर रहा है, उसमें वो पर्सनैलिटी आ जाती है जिसमें वो दूसरों को नुकसान पहुंचाना चाह रहा है, क्योंकि जो उसकी पर्सनैलिटी में शामिल हो गया होता है। ये डिसऑर्डर होता है कि उसको होता है कि जब तक वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा उसकी सेटिस्फेक्शन ही नहीं होगी। वो नुकसान पहुंचाएगा देन ही वो सेटिस्फाई होगा। ठीक है, ये रिवेंज की सूरत में होता है या ओवरऑल? हो सकता है, रिवेंज की सूरत में भी हो सकता है। ठीक है। अच्छा, ये उमी जट हैं हमारे साथ, तो ये कहते हैं कि मेरी लेफ्ट साइड पे बहुत पेन होती है। अब ये इन्होंने लिखा नहीं है कि सर में पेन होती है कहाँ, अगर सर में है तो ये कहते हैं जी इस मसले का हल आप बता सकते हैं? सर में पेन है तो सर में पेन की कोई वजह भी तो जरूर होगी ना। अब इनको वो मेंशन करना चाहिए था कि मैं ये बात सोच रहा हूँ। कुछ सोचने से होता है या ऑब्वियसली कुछ सोचने से हेडेक होती है, फटीग होता है, और बहुत से फिजिकल इलनेस आना स्टार्ट हो जाती है, मेंटली इलनेस आना स्टार्ट हो जाती है कि इंसान जो है उसको सोचना ही अच्छा चाहिए। अगर वो अच्छा भी सोच रहा है, अगर वो ओवर थिंकिंग है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर वो बुरा सोच रहा है तो जब सोच से सोच, बात से बात निकलती चलती आती है। अगर वो रात से सुबह उठते से लेकर रात सोने तक वो सोचता ही रहेगा तो ऑब्वियसली दिमाग की नसें फटना शुरू हो जाती हैं कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ। कि इंसान एक सही रिजल्ट पे पहुंच ही नहीं पा रहा होता, क्योंकि बात से बात निकलती चली जाती है, उसको खुद नहीं पता होता वो किस तरह से इसको हल करे, वो किस तरह से सोल्यूशन ले। तो ये बेसिकली ये प्रॉब्लमेटिक ओरिएंटेशन होती है। सॉल्यूशन ओरिएंटेशन वो होती है कि जिसमें इंसान को पता हो कि उसने ये सॉल्यूशन निकालना है। प्रॉब्लमेटिक में बस वो सोचता चला जाएगा। नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके मुताबिक सोचना कम चाहिए या फिर सोचना चाहिए लेकिन जरूरत से ज्यादा नहीं, और सोचे तो अच्छी बात सोचे, पॉजिटिव सोचे। अब जिस तरह आपने एक बात सिनेरियो आपने क्रिएट किया था कि एक पर्सन है कि उसका दोस्त ये सब कुछ कर रहा है, अब वो बैठ के यही क्यों सोचता जा रहा है कि मैं क्यों नहीं कर रहा, उसने ऐसा कर लिया तो मैंने भी तो ऐसा किया था, मेरे साथ ऐसा क्यों। वो ये नहीं सोच रहा कि इसके पीछे रूट क्या है, आखिर कौन सी ऐसी प्रॉब्लम, कौन सी ऐसी मिस्टेक मुझसे हुई कि मैं वो अचीव नहीं कर सका या मेरे दोस्त ने कर लिया। तो ये जो चीजें होती है ना, तो उसको इन अ गुड वे में अगर वो सोचेगा तो ऑब्वियसली उसको पता चल जाएगा। अच्छा, ये एक्चुअली हमारे अलमिया ये है कि हम अपनी जगह बनाने की कोशिश नहीं करते बल्कि दूसरे की जगह लेने की कोशिश करते हैं। हमें लगता है कि फलां अगर इस मकाम पे है तो मुझे उस मकाम पे पहुंचना है, उसके लिए मुझे जतन करना है। मुझे आप लेग पुलिंग जो है इसकी तरफ हमारा ज़रा ज़्यादा फोकस रहता है ना। मुझे नहीं समझ आती
मैं सिर्फ अपनी आवाम की नहीं, या चले ओवरऑल हम बात कर लेते हैं कि ऐसे मसाइल जो है वो रहते हैं, हम क्यों ऐसा सोचते हैं, क्यों होता है, हमारी सोचें इस तरफ क्यों हैं, और फिर उसके बाद हमें ये तमाम मसाइल जो है इसका सामना करना पड़ता है। आप यकीन करें कि बल्कि मैं एक कॉल पढ़ रहा था कि इंसान उम्र से नहीं बल्कि फ़िक्र से बूढ़ा होता है। आप जैसे जैसे सोचते जाते हैं, चीज़ों की फ़िक्र करना शुरू करते हैं, उनके मसाइल के हल की तरफ जाएं। अब देखिए, एक इंसान है वो ये सोचता है कि मेरी जो तनख्वाह है वो तो बहुत कम है, लेकिन मेरे अखराजात बहुत ज़्यादा हैं। वो अपनी तनख्वाह को इंक्रीज़ करने के चक्कर में या अपनी आमदनी को इंक्रीज़ करने के चक्कर में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाता है जो बिल्कुल भी उनको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। बजाय इसके कि वो अपने अखराजात को कम करने की तरफ जाए, बजाय वो ये सोचे, वो ये देखे कि अगर वो घर से निकलता है, अगर उसने ब्रेकफास्ट कर लिया है तो ऑफिस पहुंचते ही उसे ब्रेकफास्ट की ज़रूरत क्यों पड़ती है। अगर वो लंच जो है वो कर लिया है उसने, तो उसने बाद में जब चाय पीनी है तो उसके साथ उसने बिस्किट क्यों खाने हैं। अगर उसके घर मेहमान आते हैं तो उसको उसकी ठीक है, उसको जो भी वो जिस तरह से भी अपनी हॉस्पिटैलिटी में वो ये चीज़ें क्यों शामिल रखता है कि अगर मेहमान आए हैं, मैंने कोल्ड ड्रिंक देनी है तो उसके साथ भी कुछ होना चाहिए। अगर मैंने अपने मेहमान घर में आए हैं, उसको खाना देना है, पहले खाने में चिकन या मटन होना लाजमी है ताकि मेहमान जब वापस जाए तो बता सके कि उन्होंने ये खाना दिया था। उसके बाद जब आप चाय देते हैं मेहमान के साथ, मेहमान के सामने चाय रखते हैं तो चाय के साथ आप बेशुमार लवाज़मात रख देते हैं। वजूहात क्यों हैं? अखराजात हमने ख़ुद बढ़ाए हैं। मसाइल के हल की तरफ जाना चाहिए, ना कि हम ऐसे काम या ऐसी सोचें जो है वो उनको जन्म लेना शुरू कर दें, ऐसा कुछ सोचना शुरू कर दें, नेगेटिव थॉट्स जो आना शुरू हो जाएं कि हम ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाएं कि जो फिर मुआशरा जिनकी इजाज़त नहीं देता, और मुआशरा जिन कामों की, जिन चीज़ों की इजाज़त नहीं देता, अगर आप वो करेंगे तो आपको पता है कि कानून आप पे लागू होगा, और फिर कुछ ऐसी हम मसाइल की तरफ जाएंगे कि जिनका फिर हल जो है वो कभी कभी नामुमकिन हो जाता है। मेरे साथ मौजूद हैं नाजिश सुहेल, आप एक साइकोलॉजिस्ट हैं और आप सुन रहे हैं प्रोग्रेसिव पाकिस्तान। मैं हूं आतिफ खान। प्रोग्राम में आप शामिल हो रहे हैं, हमें मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। 0334 19 66 966 ये नंबर है, इस पे कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, हम ज़रूर इससे प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे और आपके सवाल जो है हम साथ साथ शामिल कर ही रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि कुछ हमें स्टूडेंट्स भी सुन रहे होंगे। वैसे मज़े की बात यह है कि मेरा प्रोग्राम जो है वो हर उम्र के लोग जो है वो सुन रहे होते हैं, छोटे बच्चे भी सुन रहे होते हैं। मुझे जब कॉल्स आती है तो मुझे बड़ी हैरानगी होती है उन तमाम बच्चों के लिए जो जिनके एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं और जो इस दौड़ में हैं जी कि मुझे फ़र्स्ट आना है, मुझे सेकंड आना है, मुझे थर्ड आना है। एक अच्छी बात है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाता तो वो बहुत दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं और अजीब अजीब सोचने लगते हैं। उसके बाद क्या होता है कि उनका स्टडी की तरफ जो वो दिल नहीं लगता। हमें ऐसे बहुत सारे केसेस हमने देखे हैं कि जी मैं 5th क्लास तक फर्स्ट आता रहा, उसके बाद मैं बिल्कुल डल हो गया, मुझे बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, मैं इवन कि मैं अब फेल हो रहा हूँ। अक्सर वालिदैन भी कहते हैं कि पता नहीं हमारे बच्चों को क्या हुआ, ये तो 7th क्लास तक 8th क्लास तक फर्स्ट आते रहे हैं, सेकंड आते रहे, थर्ड आते रहे, लेकिन अब इन्हें क्या हुआ समझ नहीं आ रही। वो शायद कहीं ना कहीं दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं, या शायद उनकी जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं उसके अकॉर्डिंग उन्हें मार्क्स जो है वो नहीं मिलते। वो क्या वजूहात हैं? ऐसे तमाम बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगी कि उनको किस तरह से अपनी स्टडीज़ पे फोकस रखना चाहिए, और अगर ऐसे खुदा ना खासा कभी ऐसे कुछ मसाइल का सामना होता भी है तो उनको किस तरह से टैकल करना? बिल्कुल, जैसा कि आपने बात की है कि अगर वो 5-7 तक तो पोजीशन होल्डर रहे हैं, लेकिन जब नेक्स्ट लेवल उनका आ रहा है तो वो अपनी पोजीशन को डिक्रीज करते जा रहे हैं, इंक्रीज करने की बजाय, या उसमें स्टक होना चाहते हैं। तो बात ये आती है जब हम छोटी क्लासेस में होते हैं तो ऑब्वियसली हमारा जो सिलेबस होता है, हमें जो याद करने के लिए लेसन दिया जाता है, ठीक है ना, पहले तो हमें बहुत ज़्यादा शौक होता है कि हमने अगली क्लास में जाना है। इस तरह की जो बातें हैं कि इंसान जो होता है वो दिल लगाकर मेहनत कर रहा होता है, उसे पता है इतना सा शॉर्ट सा उसका कोर्स है, वो ऐसे चुटकियों में कर लेगा, ठीक है। लेकिन जैसे वो 8, 9, 10 स्टैंडर्ड में जब जाता है तो ऑब्वियसली उसका जो बुक्स हैं वो ज़्यादा होना शुरू हो जाती हैं, उसके जो सिलेबस है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, और उसकी और एक्टिविटीज में वो इंक्लूड होना शुरू हो जाता है। कि जब बच्चे होते हैं ना तो मम्मा तो मार के पकड़ के बिठा लेती है ना कि पढ़ो बैठ के। जब हम बड़े हो जाते हैं तो मम्मा पापा मार के हमें बिठा नहीं सकते, वो हमें सिर्फ जुबान से कह सकते कि पढ़ लो बेटा, ये टाइम हो रहा है, आपका पेपर है। तो अब ये हम पे डिपेंड करता है कि हमने टाइम वो देना है अपनी स्टडी को, बिल्कुल वैसे जैसे हम स्टार्ट से देते आ रहे हैं। तो इसमें हम ये नहीं कह सकते कि अगर हम कहें कि पेपर
बहुत ज़्यादा मुश्किल आ गए। फॉर एग्जाम्पल कि पेपर मुश्किल था, मैं तो तैयारी करके गया था, लेकिन अगर आप देखें कि क्लास में 40 स्टूडेंट है, लेकिन 40 स्टूडेंट में से सिर्फ 5 स्टूडेंट जो हैं वो कह रहे हैं पेपर मुश्किल है, तो इसका मतलब पेपर मुश्किल नहीं है, उन्होंने तैयारी नहीं की। बिल्कुल ऐसे ही। और अगर हम लोग बात करें कि 40 स्टूडेंट है तो वो 40 के 40 कह रहे हैं कि पेपर मुश्किल है, तो ये वजह हो सकती है बच्चे के फेल होने की। तो हमने सबसे पहले देखना है कि अगर बच्चा जो है उसकी परफॉर्मेंस है वो कम हो रही है, तो उसके पीछे कौन सी वजह है, कौन से फैक्टर हैं जो बच्चे को पढ़ने नहीं दे रहे। उसकी फ्रेंडशिप ज्यादा हो रही है, वो अपना जो वक्त है वो ज्यादा सोशल मीडिया पे इन है, क्या वो ऐसे फैक्टर्स हैं जो उसको पढ़ने नहीं दे रहे। या अगर वो पढ़ रहा है तो उसका ट्यूशन चेंज हुआ है कि उसको उस टीचर की समझ नहीं आ रही, लेकिन बच्चे को नहीं पता। ये पेरेंट्स का काम है अगर बच्चे छोटे हैं, लेकिन अगर बड़े हैं तो बच्चों को खुद पता होना चाहिए कि क्या उनके लिए बेहतर है और क्या नहीं, और किस तरह से वो अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि बच्चे के पेपर चल रहे हैं तो बस अब वो पढ़ता रहे। नहीं, पढ़ने के साथ साथ उसकी दूसरी एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना, घर वालों के साथ, लेकिन पहले अपना एक टाइम सेट करे कि उसने इस टाइम में ये काम करने हैं। उसने पढ़ने को भी टाइम देना है कि पढ़ाई को टाइम कैसे देना है, किस तरह से अपना कोर्स कवर करना है, उसको डिवाइड करे अपने चैप्टर्स को। कि इंसान को पता होता है कि वो एक चैप्टर एक दिन में करेगा या 10 दिन में करेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। और इंसान पे ये डिपेंड करता है कि उसे पता हो कि उसने अपनी तैयारी, अगर पेपर में 1 महीने तो उसे पता है मैं 1 महीने में तैयारी नहीं कर सकता, ठीक है। अगर थोड़ा टाइम रह गया तो मुझे पहले से तैयारी करनी शुरू कर देनी चाहिए। अपने यहाँ पे डेली का लेसन इस तरह याद करना चाहिए कि पेपरों तक मुझे याद है, मैं भूलूं ना, ठीक है। चले अगर हो भी गया ये सब के फेल हो गया, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी उस टाइम फैमिली में, या वो लेट पहुंचा, या फिर एब्सेंटीज उसकी थी जिसकी वजह से मार्क्स इफेक्ट हुए, तो इसमें इंसान ये कर सकता है कि वो नेक्स्ट जो है वो मेहनत करे, वो कोशिश करे। अब वो ये ना सोचे कि मैं इस क्लास में फेल हो गया हूँ, वो ये सोचे कि आइंदा उसने इस क्लास में अपने अगर रीटेस्ट देना है तो वो अपने इस नंबर्स इतने गेन करे कि वो कंपनसेट हो सके आपस में। बिल्कुल सही। जाते जाते कोई आखिरी मैसेज आपका उन तमाम लोगों के लिए मेंटल हेल्थ के हवाले से जो बिल्कुल भी इस चीज़ को इग्नोर किए हुए हैं, नज़रअंदाज किए हुए हैं? मैं ये कहूँगी कि अगर आप फील कर रहे हैं कि आप सैड हैं, आप लोगों के साथ अच्छा बिहेव नहीं कर पा रहे, आप अपनी रिलेशनशिप को मेंटेन नहीं रख पा रहे, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रहे हैं, आपकी सोच बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रही है, तो आप ज़रूर साइकोलॉजिस्ट के पास जाए, काउंसलर के पास जाए, जो कि आपको एक गाइडलाइन प्रोवाइड कर सके। और इसके अलावा मैं ये कहूँगी कि अपने आप को वक्त दें। बिल्कुल सही। अपने आप को वक्त आप इस तरह दे कि किसी ऐसी जगह पे चले जाएं जहाँ पे कोई ना हो, इवन कि अपने घर वाले ना हो, आपके पास आपका मोबाइल फोन ना हो, आपके पास कोई टीवी, कोई चीज मौजूद ना हो, जहाँ पे सिर्फ आप ये बैठ के सोचे कि आप क्या हैं, आपकी जिंदगी का मकसद क्या है, आपने क्या अचीव कर लिया है और क्या रहता है। इस तरह जब इंसान अकेला बैठ के पॉजिटिव थिंकिंग लेकर आते हैं अपने माइंड में, तो वो एक डिस्कवर होता है, एक नया इंसान बनता है कि उसे पता चलता है कि मैं ये भी कर सकता हूँ। उसके माइंड में एक ऐसी थॉट आती है जो उसको एक नया इंसान बनाती है। तो मैं यही कहूँगी कि खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रहने दें, क्योंकि अगर आप खुश रहेंगे तो दूसरों को खुश रख सकते हैं। इफ़ यू फील बेटर यू डू बेटर। बिल्कुल सही। अच्छा करें और अच्छा महसूस, जैसा कि ये बात भी है कि जैसा आप गुमान करोगे अल्लाह ताला भी आपको वैसा अता करेंगे। तो अगर हम अच्छा सोचेंगे तो हमारे साथ ऑब्वियसली बहुत अच्छा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। आप प्रोग्राम में आई और उम्मीद करता हूँ कि उस पार जितने भी लोग थे उन्होंने बहुत कुछ सीखा होगा, और हमारी कोशिश भी यही थी कि हम आप तक वो तमाम तर मालूमात जो पहुँचा सकें। आज हमने मेंटल हेल्थ जो है उसको डिस्कस किया, क्या वजूहात हैं, क्यों होता है, क्या इसके सोल्यूशंस हैं, किस तरह से ट्रीट किया जाए, ये तमाम तर चीज़ें जो है वो डिस्कस की गई। हमारे साथ मौजूद थी नाजिश सुहेल। जी हाँ, आप साइकोलॉजिस्ट हैं, और आने वाले दिनों में हम फिर कोशिश करेंगे कि इनको प्रोग्राम में बुलाया जाए। बाकी मेहमान जो जिस तरह से अब कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आतिफ खान को दीजिए इजाज़त। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।